ओके, सो लाइव आ चुके अपन। अभी एक बार वॉल्यूम ऑडियो का चेक कर लेते हैं, कोई इश्यू है तो। यस, ओके। ओके, वॉइस का अगर कोई इश्यू नहीं तो स्टार्ट कर सकते हैं अभी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सर अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन से आप मेरा लाइव सेशन देख रहे होंगे जिस बैच का नाम है धुरंधर बैच, और ये आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स मैं इस चैनल में लेके आया हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रैश कोर्स होगा। एक लेसन अपना हो चुका है, मैट्रिसेस नाम से एक लेसन अपना कंप्लीटेड है, एक लेसन अपना खत्म हो चुका है, और ये आपका सेकंड लेसन है जिसका नाम है वेक्टर्स। ओके, मतलब वेक्टर जो पहला लेसन मैट्रिसेस का हुआ, काफी बच्चों ने उसमें फायदा उठाया उस बैच का। म्हणजे मी पाहत होतो की बरेच विद्यार्थी जॉईन होत होते, जेवढ्या गरजेच्या गोष्टी आहेत तेवढ्या पाहत होते, पुन्हा रेकॉर्डिंग फॉर्म मध्ये पण भरपूर विद्यार्थ्यांनी याचा फायदा घेतलेला आहे असं मला दिसतंय। आणि मग त्याच जर्नीला कंटिन्यू करून आता मी पुढे घेऊन आलोय आजचा आपला लेक्चर 1। व्हेक्टरचे 2 लेक्चर होणार आहेत। मी पुन्हा एकदा सांगतोय, जे विद्यार्थी सिरियसली प्रिपेअर करणारे विद्यार्थी आहेत, ज्यांना 95 पर्सेंटाइल अबोव, जवळपास 99 पर्सेंटाइल जर त्यांना मॅथमॅटिक्स मध्ये हवे असतील एमएसटी सीईटी मध्ये, तर त्यांना पुन्हा एकदा माझं सांगणं आहे, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचे। ज्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला अपेक्षित वाटतात किंवा जे काही प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आणखी लागतील किंवा जे काही तुम्हाला मॉडिफिकेशन वाटतं ते प्लीज कमेंटमध्ये सांगा। नंबर 2, आपले जे क्लास नोट्स आहेत, जे मी हे लेक्चर घेतोय याचे जे क्लास नोट्स आहेत ते आपल्याला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळतील। तर याच व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये गेल्यानंतर किंवा आपल्या चॅनलच्या लिंक मध्ये तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलची लिंक मिळेल। तिथं सगळ्या क्लास नोट्स तिथं मी डे टू डे अपडेट करतोय। आता कालचा मॅट्रिसेस 2 चा लेक्चर आणि परवाचा मॅट्रिसेस 1 चा लेक्चर, दोन्हीचे क्लास नोट्स तिथं पिन कॉमेंट मध्ये आहेत। तिथं मी पिन केलाय, ड्राइव्ह पिन केलेला आहे, त्याला डाउनलोड केलात तुम्ही किंवा ड्राइव्हला डायरेक्ट ओपन केलात तरी तुम्हाला ते पीडीएफ फॉर्मेट में सगळे क्लास नोट्स आपल्याला दिसतील। ओके बच्चों, तो अगर मैं इस लेसन की बात करें, वेक्टर्स जो कि एक काफी वेटेड लेसन है, इसीलिए मैंने इसको पहले उठाया। तो आज की लेक्चर में इसके 2 लेक्चर होंगे, आज एक कल एक। आज के लेक्चर में हम थ्योरी प्लस रेफरेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसा करके आज के लेक्चर में थ्योरी और उस थ्योरी के डिपेंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके लेसन हम खत्म करेंगे। लेकिन कल के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और आपने मैट्रिसेस का आप मेरा लेसन देखो, मेरा सेशन अगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की प्रिपरेशन ले रहा हूं। तो उस लेवल की प्रिपरेशन इसमें भी होगी, क्योंकि बेटा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपका सीईटी का लेवल अपलिफ्ट होते जा रहा है। मतलब कि आप जा रहे हो जेई मेन की तरफ। इसलिए जो टीचर जेई मेन पढ़ाने वाला टीचर है वही सीईटी पढ़ा सकता है। अभी के डेज में वही टीचर आपको सीईटी का अच्छे परसेंटाइल का प्रिपरेशन करा सकता है। मैं पिछले 10 साल से जेई पढ़ा रहा हूं, तो ये फायदा मैं आपको जरूर करके दूंगा, और वो भी फ्री में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मुझे कहां पे जाना होगा भाई मेरे, हाँ, एक बार वेक्टर्स का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे थे अपन, राइट? हाँ, तो पेज नंबर 1, एक मिनट में एक बार फाइल को जरा सा ठीक से ये कर लूं।
जस्ट मिनट, फाइल में एक बार इंसर्ट कर लेता हूं, जस्ट मिनट। चलो तो स्टार्ट कर सकते हैं अपना लेक्चर। और वेक्टर्स में एमएसटी सीईटी में कितने सवाल आते हैं? तो वेक्टर्स में एमएसटी सीईटी में सवाल आते हैं 5, कम से कम 5। किसी किसी शिफ्ट में तो मैंने देखा है कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन है कम से कम 5, किसी शिफ्ट में 6 भी है, किसी में 7, किसी में 8। एक शिफ्ट ऐसा भी देखा था 2025 का जिसमें वेक्टर से 8 क्वेश्चन थे। भाई 8 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क। 16 मार्क, 100 में से 16 मार्क अगर मैथ में सिर्फ अकेला वेक्टर लेता है तो आपको पता चलेगा कि इस लेसन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से जाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका, और क्योंकि ये अपना क्रैश कोर्स है तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करूंगा। सारी चीजें तो रिवाइज नहीं कर सकते, आपको भी पता है। इंपॉर्टेंट चीजें जो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें सबसे पहले आपको अगर डिस्कस करना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप एक बार रिवाइज करना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये रिवीजन है बेटा, समराइज करने वाला हूं मैं, बेसिक से नहीं ले सकते, आपको भी पता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपका एक वेक्टर है ए बार और यहां से एक वेक्टर जा रहा है तो ये वेक्टर आपका होता है ए बार प्लस बी बार। मतलब ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या होता है? ए सी बार। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट चीज आप याद रखना कि यहां पे नेक्स्ट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से और आपका एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर ए बार और बी बार है तो उसके डायगोनल के अलोंग उसका सम होता है ए बार प्लस बी बार। अगर मान लो कि ये ए बी सी डी है तो ए बी बार प्लस ए डी बार इक्वल टू होगा ए सी बार। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि डायगोनल के अलोंग एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आपके दो वेक्टर होंगे तो डायगोनल के अलोंग उनका सम होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन बना सकते हैं? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट है कि अगर ए बार एंड बी बार ये वेक्टर कोलिनियर है, ए बार और बी बार क्या वेक्टर है? कोलिनियर। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार आप लिख सकते हैं। मतलब दो वेक्टर अगर कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, अगर ए बार इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड बी बार इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप आर कोलिनियर, देन आपको पता होना चाहिए आर कोलिनियर देन ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री आता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें बता के आगे जाऊंगा। इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर देन यम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार होता है। ये रिजल्ट, यानी कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे
तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। नंबर 4, इफ ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर and T1 A bar plus T2 B bar is equal to 0 bar, then जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये फोर्थ वाला पॉइंट थर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। थर्ड में क्या बोला था कि अगर A बार B बार कोलिनियर है तो ही उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होता है, लेकिन यहां पे A बार B बार क्या है, नॉन कोलिनियर, फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर लिखा है। ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका मतलब होता है कि T1 T2 इज इक्वल टू क्या लोगे आप आराम से, जीरो। नेक्स्ट, ये रिजल्ट याद करना, इस रिजल्ट पे आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर देन सी बार कैन बी रिटन एज लाइक T1 A बार प्लस T2 B बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे तो किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि T1 T2, यहां पे T1, T2 ये होंगे यूनिक, मतलब ऐसा T1 T2 एक ही पेयर बनेगी, दूसरी पेयर नहीं बन सकती। नंबर 6, इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर देन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 बार। बच्चों याद रखना, where x, y, z are not all zero. X, y, z are not all zero. बराबर। सेवंथ रिजल्ट सुनो मेरा। सेवंथ रिजल्ट है कि ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लेनर है। ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लेनर है, और अगर गलती से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है तो ये तो हो नहीं सकता, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो हियर देन आपको लिखना चाहिए कि भाई एक्स वाई जेड तो जीरो होंगे, क्योंकि नॉन कोप्लेनर के केस में ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये बात देखो, कोप्लेनर वेक्टर्स आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। कभी कभी आपने ये डिपेंडेंट वेक्टर्स, आपने ये टर्म सुना होगा कि डिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो बेटा डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर, इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनर, इतना ही है। नंबर 9, और क्या चीज बता सकता हूं मैं आपके लिए। हाँ, अगर ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है तो इसका मतलब कि इन तीनों का बॉक्स जीरो होता है। बॉक्स बोलो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलो, एसटीपी क्या होता है, जीरो। तो बच्चों ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ना कि ए बार बी बार कोलिनियर है तो दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। ए बार बी बार कोलिनियर है तो ऐसे प्रोपोर्शन में उनकी वैल्यू आती है। ए बार बी बार कोलिनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होता है। ए बार बी बार नॉन कोलिनियर है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है, जो कि हो नहीं सकता, तो T1 T2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पे ए बार बी बार सी बार अगर कोप्लेनर है तो किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होता है, और जहां के स्केलर्स आर नॉट ऑल जीरो। अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है तो तीनों स्केलर्स को जीरो होना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स ही डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो ए बार उनका बॉक्स यानी ए बार बी बार सी बार क्या होना चाहिए, ए बार बी बार सी बार होना चाहिए जीरो। तो
हम अभी क्या करेंगे बच्चों, जो इतने रिजल्ट हमने देखे इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि वेक्टर्स में थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है। अगर मैं वन टाइम थ्योरी ले लूं तो आपको काफी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे कट डाउन किया है। थ्योरी उसके रिस्पेक्टिव में 5-6 क्वेश्चन, फिर थ्योरी उसके रेफरेंस में 4-5 क्वेश्चन, तो थोड़ा मजा आएगा आपको सेशन देखने में। इसलिए, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसने बोला क्या है। देखो, ए बार इक्वल टू दिया है यम बी बार प्लस यन सी बार। ए बार वेर बोला है कि ए बार क्या है, 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप। बी बार बोला है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सी बार बोला है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और आपको m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। ये क्या निकालना है आपको, m प्लस n निकालना है। m प्लस n इक्वल टू वॉट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ये सारे वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ये सारे वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो क्या होगा, 4i कैप प्लस 13j कैप माइनस 18k कैप इक्वल टू यम इन ब्रैकेट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस यन इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहां देख लो, इक्वेशन 1 में मैंने सब कुछ पुटअप किया हुआ है, सही तो लिखा है i माइनस 2j प्लस 3k 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब आप सिंपल सा काम क्या करोगे, यहां पे आप कंपेयरिंग करोगे कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट आप कंपेयर करो। i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट आप कंपेयर करो तो आपको यहां पे मिलेगा 4। यहां पे लेफ्ट में i कैप का कोएफिशिएंट 4 है और राइट में कितना है, m प्लस 2n। फिर 13 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3n। फिर माइनस 18 इक्वल टू कितना है, 3m माइनस 4n। तो आप कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व करो तो आपको m और n मिल जाएगा, आपको m और n मिल जाएगा, फिर m प्लस n निकाल दो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को कितने -2 से मल्टीप्लाई करते, तो -8 इक्वल टू क्या आएगा, -2m माइनस 4n। और ये सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके वहां लिखा है, इस इक्वेशन को एज इट इज उठा दो। तो 13 इक्वल टू -2m प्लस 3n। तो देखो ये आपका माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस, मतलब आई एम सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस ताकि -2m प्लस 2m कैंसिल हो सके बच्चों। तो ये -13, 13 और 8 -21, और ये कितना -7, तो n कितना हुआ आपका 3। अब इस n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो यहाँ पे बनेगा 3 2 6, 4 - 6 -2 डिवाइड, तो यम आपका आ रहा है -2, यम आपका क्या आ रहा है -2। देयरफॉर यम प्लस n आपका क्या आएगा, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका आंसर आने जा रहा है +1। ये देखो, तो ये आपका आंसर आने जा रहा है +1। शिवम गौतम बोल के कोई बच्चा है, ये क्या है बेटा, तो ये क्रैश कोर्स है, ये सीईटी का क्रैश कोर्स है और हम प्रैक्टिस ले रहे वेक्टर्स लेसन का। आप किस क्लास से हो, आप किस क्लास से हो शिवम गौतम, आप किस क्लास से हो?
ओके, कमेंट में। तो ये ऐसे आपका आंसर बनेगा +1। ओके, चलो आगे बढ़ते। अभी जो मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया है ना, बस उसी के क्वेश्चंस चल रहे। थ्योरी पार्ट जो कवर किया है बस उसी के क्वेश्चन चल रहे, तो यहां पे देख लो। तो यहां पे बोला है कि ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बार इक्वल टू 4 कैप प्लस 3 कैप प्लस 4 कैप, सी बार इज इक्वल टू बोला है सी बार इक्वल टू बोला है आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप, आर क्या बोला है लीनियरली डिपेंडेंट। अभी मैंने बात की थी लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर। इसका मतलब कि इनका बॉक्स क्या होगा 0। तो बॉक्स निकालना सबको आता है। आईजेके के कोएफिशिएंट लेते हो आप 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, बराबर, इज इक्वल टू होता है 0। अब आगे देखो कहां गया, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, क्वेश्चन कहां गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अपना ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा उससे मुझे नीचे लाना पड़ेगा ड्रैग करके। जस्ट मिनट, मैं उससे नीचे लेके आता हूं। और मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा, एक मिनट, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और इसे थोड़ा सा नीचे सरकाता हूं ताकि उसके लिए जगह मिले। काम करते हैं, इसको यहाँ बड़ा करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को यहाँ रहने दो, अपना सॉल्यूशन यहाँ चलते रहेगा। देखो अब सब कुछ सेट है शायद, है ना, सब कुछ सेट है और आपको क्वेश्चन भी ठीक से विजिबल है। तो अब देखो इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 इन ब्रैकेट कितना होगा 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इन ब्रैकेट 4 बीटा माइनस 4 प्लस 1 इन ब्रैकेट 4 अल्फा माइनस 3, बराबर। तो यहां पे 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3, और यहां पे देखेंगे तो प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे बन रहा है माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है +1। चलो भाई बीटा तो मिल ही गया। ऑल्सो क्वेश्चन में बोला है कि मॉड सी बार कितना है √3।
मॉड सी बार कितना है, √3, तो हम इसके मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे। मॉड सी बार कितना है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 हो गया 3। तो इस हिसाब से अल्फा स्क्वायर बना 3 माइनस 2 1, तो अल्फा में भी ±1, लेकिन यहाँ अल्फा पॉजिटिव वगैरह कुछ बोला है क्या, नहीं, लेकिन 1 ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट 1,1, ऑप्शन फर्स्ट 1,1, ऐसे आपका आंसर होना चाहिए, बराबर। -1 भी आ रहा है वहां पे, लेकिन -1 को रिजेक्ट करने का कोई रीजन दिख नहीं रहा, तो मुझे दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ आगे देखो कि आपको दे रखा है यहां पे कि ए बार बी बार सी बार three non-zero vectors such that no two of these are collinear if vectors a bar plus 2b bar is collinear with, हाँ ये देखो 2024 का सवाल है, तो a बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू बोला है लैम्बडा सी बार कोलिनियर विथ सी बार। ये देखो ये लाइन जो है ना, इसकी वजह से मैं ये लिख पाया ऐसे, जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो ऐसे होता है ना, हाँ। और b बार प्लस 3c बार, इस लाइन को पढ़ो, ये कोलिनियर है किसके साथ, a बार के साथ। तो यहां लैम्बडा यूज किया पैरामीटर, तो यहां कुछ अलग यूज करेंगे, यहां कुछ अलग यूज करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, लैम्बडा शायद यूज नहीं करेंगे क्योंकि लैम्बडा उसने यूज किया हुआ है, ठीक है, लैम्बडा उसने यूज किया हो, तो अपन कुछ अलग करेंगे, अल्फा बीटा लेंगे, क्या क्या दिक्कत क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा ले सकते, यमएन ले सकते, आपकी मर्जी है। तो बीटा ए बार, तो एक काम करते हैं, यहां से ए बार अल्फा सी बार, यहां से सी बार निकालते, यहां से सी बार क्या निकलेगा, बीटा ए बार माइनस बी बार अपॉन 3, और ये सी बार यहां का यहां पुटअप करेंगे सी बार को, तो ये बनेगा ए बार प्लस 2b बार इक्वल टू अल्फा इंटू सी बार बीटा ए बार माइनस बी बार अपॉन 3, इस तरीके से, ओके। तो ये बनेगा आपका अल्फा यहां से निकलना चाहिए ना, हाँ, तो ए बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 3 ए बार माइनस अल्फा अपॉन 3b बार। अगर मैं दोनों के ए बार बी बार के कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, दोनों के ए बार बी बार के कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग अल्फा बीटा बाय 3, इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे क्योंकि जो रिजल्ट आएगा इसी से आएगा। अल्फा बीटा बाय 3 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस अल्फा बाय 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 2, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हुआ -6। ये अल्फा का वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में लगा सकता हूं, तो इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो ए बार प्लस 2b बार इक्वल टू -6c बार नहीं होगा, तो ए बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू क्या आएगा 0 बार। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हुआ। इस तरीके से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओके। चलो नेक्स्ट, यहां देखो, अब ये सवाल ऐसे, और काफी इजी है कि ए बार इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस zk कैप, ओके। ये कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर, ये आपके कोलिनियर है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, xy स्क्वायर अपॉन z की। तो आपको पता है कि जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब आप इनके
आईजे के कोएफिशिएंट क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप क्या करो, इक्वल टू सम लैम्बडा लो इसे, यानी कि x इक्वल टू लैम्बडा हुआ, y इक्वल टू -3 अपॉन लैम्बडा हुआ एंड z इक्वल टू -7 अपॉन लैम्बडा हुआ। तो ऐसे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। एंड नाउ आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड में ये बना लैम्बडा, ये बना 9 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और ये बना आपका -7 अपॉन लैम्बडा। तो ये लैम्बडा कैंसिल हो गया है ना, और ये लैम्बडा और एक लैम्बडा, बाकी सब कुछ कैंसिल, -9/7। ये यहाँ का एक लैम्बडा इसके साथ और एक लैम्बडा इसके साथ, तो -9/7 आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा तो -9/7 है, यहाँ -9/7 है। तो ऐसे आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ज्यादा कुछ है नहीं कि बाय फॉर्मूला, आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फॉर्मूला ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अलोंग ए बार, एंगल बाइसेक्टर होता है ए बार अपॉन मॉड ए बार, ऐसे है ना। तो लैम्बडा ए कैप प्लस बी कैप ऐसे कुछ होता है, और यहां पे लैम्बडा की जगह एक्स और वाई में उसने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर यूनिट वेक्टर है क्या, इफ द वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ, तो इस तरीके से अगर मैं लैम्बडा ना भी लूं तो भी चलेगा ना, लैम्बडा लोगे तो भी चलेगा, लैम्बडा ना लोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब x और y दोनों क्या हुए, 1, x और y 1 हुए, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट। इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नॉन कोलिनियर इन सेंटर। अच्छा ठीक है, तो इसके पहले कि हम अगले क्वेश्चन पे हम जाए, थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको थोड़ा थ्योरी फिर क्वेश्चंस, थ्योरी फिर क्वेश्चंस, ताकि आपको सेशन बोर ना लगे। इसलिए अभी जो है हम रिवाइज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसे रिवाइज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहला है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। देखो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, आपको पता है कि इंटरनल डिवीजन में ऐसे आपका ए और बी दो वेक्टर्स, दो पॉइंट्स लेंगे जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है ऐसे, और यहाँ पे आपका पॉइंट आर है मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, जो कि सेगमेंट ए बी को m/n रेशियो में कट करता है। तो आपको रिजल्ट पता है कि यहाँ पे आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन होता है बच्चों, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट सेकंड रिजल्ट जो है वो है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का क्या रिजल्ट है, देख लो कि अगर ये आपका सेगमेंट ए बार और यहां पे कहीं पे बी बार है और यहां कहीं पे तो आर बार है, और ये आपका m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस केस में आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इस केस में आपका रिजल्ट होता है आर बार इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार
अपॉन m माइनस n। और एक खास चीज बच्चों, जब भी इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन याद रखते हो ना, तो ऐसे होता है, ये n जाता है इधर और m जाता है इधर। ये देखो m b बार की तरफ जा रहा है और n इधर, ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है, याद रखो। नंबर 3, जस्ट ए मिनट। नंबर 3 आपका है मिड पॉइंट फॉर्मूला। नंबर 3 आपका है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में आप यहां पे थ्योरी पार्ट में इतना ही याद रखोगे कि अगर ए बार है और बी बार है और यहां कहीं पे तो पॉइंट आर बार है, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, तो आर बार निकल के आता है ऐसे, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ओके। नंबर 4, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि अगर सेंट्रॉइड को जी बार से दिखाए तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 होता है। नंबर 4, नंबर 5, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन ये आपका होगा जी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार होल डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूलाज है, इसके अलावा आपको इन सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह आता है, लेकिन इन सेंटर का तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूं, कोई टीचर बोलता होगा ऑर्थो सेंटर का लर्न करो, सर्कम सेंटर का लर्न करो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बिना उसकी भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आगे दिखाता हूं। ओके। इसके बाद ये देखो, तो यहां पे आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक फॉर्मूला सिर्फ मुझे यहां पे रिवाइज कराना है आपसे, दैट इज सेंट्रॉइड। बाकी ये इन सेंटर, बाकी किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस इतने से सीईटी चल जाता है। इन सेंटर, तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो अगर ए बी से आपके वर्टाइसेस है ए बार बी बार सी बार, और इसकी जो लेंथ है एक्स वाई जेड है ना, लेंथ ऑफ साइड्स क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इसका जो इन सेंटर होता है, बाय द वे इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो अगर मैं इन सेंटर को पी कहूं तो ये होता है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस हिसाब से, बराबर। तो आपको ऐसे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, और इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे अभी। देखो, तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बोल रहा हूं, मतलब आप इसे मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रख सकते हो, मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रख सकते हो इस सवाल को 2025 में। मैं बच्चों को वही बोल रहा हूं, बेटा मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च करने का मकसद ही यही है कि जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 25, 24 में, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, इसीलिए तो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो देखो यहां पे दिया क्या है, सी बार इक्वल टू 5 ए बार प्लस 6 बी बार, 3 सी बार इक्वल टू ए बार माइनस 4 बी बार, ऐसे कुछ है। ओके। हमें क्या पूछा है कि ये नॉन कोलिनियर है क्या,
नहीं, नॉन कोलिनर तो हो नहीं सकते ना। फिर अगर नॉन कोलिनर है तो फिर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, नॉन कोलिनर हो सकते हैं क्या? ए बार, बी बार, सी बार नॉन कोलिनियर कहने का कोई, क्योंकि ये तो नीचे जाके भी हो रहा है ना। नहीं, नॉन कोलिनियर तो कह नहीं सकते। अपने काम करेंगे, दोनों का सी बार कंपेयर करेंगे, मतलब यहां से सी बार की वैल्यू यहां रख दो, तो ये कितना होगा? 15 ए बार प्लस 18 बी बार इक्वल टू ए बार माइनस 4 बी बार। तो ये हो गया आपका 14 ए बार इज इक्वल टू माइनस 22 बी बार। बराबर। तो ए बार इक्वल टू ये आपका आ रहा है माइनस 11/7 बी बार, मतलब कि ए बार बी बार हैव अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि स्केलर नेगेटिव है। स्केलर नेगेटिव कब होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ए बार बी बार अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये तो ऐसे भी चला गया। ए बार बी बार ये तो ऐसे भी चला गया। और नॉन कोलिनियर तो नहीं है, नॉन कोलिनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ए बार बी बार, ये देखो ए बार बी बार आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सेटिस्फाई हो रहा है ना? तो आपको अगर ये करके देखना है तो देख सकते हैं कि ए बार और सी बार सेम डायरेक्शन में है क्या। उसके लिए आपको इन दोनों में से बी बार हटाना है और ए और सी में रिलेशन लाना है। तो जब आप आगे जाओगे ना, मैं आपको हिंट देके छोड़ देता हूं क्वेश्चन को। जैसे मैंने ए बार और बी बार के बारे में जानना चाहा तो सी बार को हटाया। अब आप क्या करो, इन दो इक्वेशन में से बी बार को हटाओ। बी बारला हटवा, जर बी बारला हटवलं तर रिलेशन ए आणि सी मधील, आणि तुम्हाला दिसेल की ए बार इक्वल टू समथिंग सी बार येईल आणि हे समथिंग पॉझिटिव्ह येईल। जेव्हा तुम्ही बी बार हटवाल म्हणजे काय, यातली बी बार व्हॅल्यू त्याच्यात टाका किंवा त्यातली बी बार व्हॅल्यू ह्याच्यात टाका, दोन्हीपैकी एक, म्हणजे ए आणि सी मध्ये खेळ चालेल, रात्रीच खेळ चालेल तसा। तो ये पॉजिटिव अगर आता है इसका मतलब, और आना ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ए बार सी बार हैव सेम डायरेक्शन, ए बार सी बार हैव सेम डायरेक्शन। तो इस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। मिस्टर बबलू नमस्ते, आगे बढ़ते। तो इन सेंटर का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको इन सेंटर का फॉर्मूला वहां पे दिखाया था। इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करके मतलब फॉर्मूला क्या होता है मैंने वो बताया था, बस उसको यूज करके मुझे दिखाना है। तो काफी इजी होने वाला है क्वेश्चन। 040, यहाँ पे बी आता है 003 और यहाँ पे सी आता है आपका 043 और आपको क्या दिखाना है कि इन सेंटर निकालना है। तो उसके लिए इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इस बीसी की लेंथ निकालता हूं तो बीसी की लेंथ कितने आ रही भाई? 4। बीसी की लेंथ 4, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं बेसिकली। एसी का लेंथ कितना आएगा? 3 और इसका AB का लेंथ कितना आएगा? 16 + 9 5। मतलब बेसिकली ये 3 4 5 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है। आपको इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर निकालना है तो आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था, अगर आप इन सेंटर को पी बार बोलते हो तो इस हिसाब से, एक मिनट, हाँ, इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? यक्स यानी क्या है आपका? यक्स यानी है आपका 4 ए बार प्लस 3 बी बार, जेड यानी 5 है आपका 5 सी बार अपॉन 4 + 3 + 5, 4 + 3 + 5। ठीक है, तो इस हिसाब से तो पी बार इक्वल टू क्या आएगा आपका? 4 ए बार। 4 ए बार मतलब कितना? 4 ए बार मतलब 16 जे कैप है ना, डायरेक्टली करने लगा हूं मैं।
3b बार यानी 3 3 जा 9 k कैप, ठीक है, प्लस 5c बार यानी 20 j कैप प्लस 15 k कैप, ऐसे आएगा, होल डिवाइडेड बाय ये 12। तो p बार इक्वल टू बेसिकली ये आ रहा है आपका 36 j कैप प्लस 24 k कैप अपॉन 2। तो p बार आपका आने जा रहा है अपॉन 12, 3 j कैप प्लस 2 k कैप। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 3 2। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 3 एंड 2, 0 3 2। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा इधर चला गया है, हाँ ये 0 3 2 मतलब आपका आंसर इस हिसाब से ये होना चाहिए 0 3 2। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ठीक है, और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उस पेज पे है। आगे अब ये सवाल सेंट्रॉइड का सवाल है, तो काफी इजी वे में आप इसे बना सकते हो। देखो सेंट्रॉइड का सवाल है, जी सेंट्रॉइड दे रखा है और वर्टेसिस दे रखे एबीसी, ओके, वर्टेसिस दे रखे एबीसी और आपको क्या निकालना है भाई, पी क्यू आर निकालना है। तो आसान तरीका बोलता हूं, तो आपका यहां पे 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 यानी जी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सी का एक्स कोऑर्डिनेट होल डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, एज वेल एज जी का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू ए का वाई कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 3 नहीं होगा, जी का जेड कोऑर्डिनेट, इसका जेड कोऑर्डिनेट, इसका जेड कोऑर्डिनेट और इसका जेड कोऑर्डिनेट अपॉन कितना 3। तो इस हिसाब से r इक्वल टू कितना आ गया 2, r कितना आ गया 2, और r 2 वाला एक ही ऑप्शन है तो मैं क्यों ज्यादा ये करूं, r 2 वाला एक ही ऑप्शन है, बात खत्म ही हो गई। आप चाहो तो आगे बढ़ाना है क्वेश्चन को तो बढ़ाओ, तो यहां पे p प्लस क्यू 9 माइनस 8 1 आता है, एक इक्वेशन आ गया। यहां से 5p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7 आता है। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको p मिलेगा -2, q मिलेगा 3, खत्म। देखो ना सेटिस्फाई हो भी रहा है, -2 प्लस 3 और -10 प्लस 3, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स खत्म। आगे ये देखो 21 20 16 दो बार पूछा है। अच्छा, इसके पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूं, आपको एक प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूं, और ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों को, जो अच्छे से प्रिपेयर करने वाला बच्चा है, उनको ये प्रॉपर्टी पता होती ही होती है। तो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी मतलब एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि यहां पे जो आपके यच, मान लो कि यच क्या है, ऑर्थोसेंटर है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि यच क्या है, ऑर्थोसेंटर। आपका जी क्या है, जी है आपका सेंट्रॉइड, और ओ मान लो कि ओ है आपका सरकम सेंटर। ओ क्या है, सरकम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ऑर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड है, इस सेगमेंट को, ये जो सेंट्रॉइड है, इस सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि यू कैन राइट g बार
इक्वल टू 2 O बार प्लस 1 H बार अपॉन 2+1। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। अब ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व होगा। देखो इस प्रॉपर्टी पे सॉल्व होगा तो यहां पे अगर आपने ठीक से पढ़ा है क्वेश्चन तो G सेंट्रोइड है, H ऑर्थो सेंटर है और O की जगह यहां P यूज किया है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, या GP ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो रहा है, तो ऐसे बोला है कि आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि G बार इक्वल टू क्या होता है 2P बार, O बार की जगह P बार है, उतना ही फर्क है। 2P बार प्लस 1H बार अपॉन कितना होता है 2+1 होता है सर। तो ये बन गया 3G बार इक्वल टू 2P बार प्लस H बार। तो सब कुछ एक साइड में ले लो, तो 2P बार प्लस H बार माइनस 3G बार इक्वल टू 0 बार। बट यहां पे गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि x P बार प्लस y H बार प्लस z G बार इक्वल टू 0 बार। अगर हम यहां से देख रहे हैं उसको, तो x आपका 2 आने जा रहा है, y आपका 1 आने जा रहा है और z आपका -3 आने जा रहा है। तो ये आपको मिलेगी वैल्यू। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा 2 1 -3, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, इस सवाल को आप देख सकते हो। तो आपको ये सवाल हाँ यहां से सी ए बार बी बार सी बार पोजीशन वेक्टर से ए बी सी के, और ये कुछ रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि 2A बार प्लस 3B बार इक्वल टू 5C बार, मतलब 2A बार प्लस 3B बार अपॉन 2+3C बार। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो मेरा फिगर इस तरीके का दिख रहा है। ये देखो इस तरीके का दिख रहा है कि C अंदर यहाँ कहीं पे तो होगा और यहाँ कहीं पे तो A होगा। इसने AB को बोला है ना, और ये आपका C बार होगा। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि ऐसे क्रॉस होता है ना, मैंने बोला था ऐसे क्रॉस होता है। तो 2A बार प्लस 3C बार। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको तो आपका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। तो C ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो C ने AB को डिवाइड किया 3:2 इंटरनली में। बच्चा गलती करता है, इसको देखते ही लिखना चाहता है, इसको देखते ही लिखना चाहता है सर 2:3, गलत है। यहां पे देख के अगर आपने 2:3 लिखा तो गया 3:2 है। 2 इधर आना चाहिए, 3 उधर जा रहा है ना। तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आंसर है आपका 3:2 एक्सटर्नली, इस हिसाब से। ठीक है, हाँ। तो अब इसके पहले कि मैं अगेन अगले क्वेश्चन पे जाऊं, हम थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करेंगे। थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट मैं आप रिवाइज करने जा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर आप इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो, आप इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। ठीक है, एक मिनट। ओके, क्लॉक क्यों आ गई यहाँ पे, टाइमर है क्या अपने पास? ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अब इसको हम रिवाइज करेंगे, लेकिन एक
2 मिनट्स का क्विक ब्रेक ले रहा हूं, वाटर ब्रेक, फिर इसे सॉल्व करते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज में बताने जा रहा हूं, ताकि क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख सके इसके रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन होता है मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एज अ नोट, या फिर आप बोलो इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बार डॉट बी बार आपका जीरो होता है व्हेन आइदर नंबर 1 ए बार और बी बार इज जीरो वेक्टर, दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होगा, तो वैसे भी डॉट जीरो होना है। या फिर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार होगा, फिर थीटा 90 होगा ना, तो कॉस 90 जीरो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आप याद रखो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बार बी बार, ये अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार मॉड बी बार करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आपका वेक्टर a1 बार ऐसे दे रखा है ना, b बार इक्वल टू दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो आपको पता होना चाहिए कि a बार डॉट b बार होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टीज में आपको याद रखने लायक प्रॉपर्टी कौन सी है? हाँ, ए डॉट बी, इस पे काफी बार सवाल आ चुका है। नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज ऑब्टूज एंगल, अगर ए बार बी बार के बीच का एंगल ऑब्टूज है तो उनका डॉट नेगेटिव आता है, क्योंकि कॉस नेगेटिव होगा ना ऑब्टूज के केस में। नंबर 5, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार
ये होगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार, ये फॉर्मूला। नंबर 6, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये होगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार बी कैप, ये आप याद रखो। नंबर 7, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर होता है मॉड ए बार का स्क्वायर मॉड बी बार का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। यहां अगर माइनस है तो यहां माइनस आएगा। नंबर 8, मॉड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, ये होगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, इस हिसाब से। ओके, मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट में ये 8 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं अभी। ओके, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, देख लो। तो इस पे क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ऐसे। हाँ, तो यहां पे क्या बोला है कि एक आपके पास ट्रायंगल है एबीसी और ये आपका मीडियन है एएम मीडियन है। ओके, और इस मीडियन की लेंथ ढूंढनी है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि एएम बार इक्वल टू होता है हाफ ए बी बार प्लस ए सी बार। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो आप कि जो यूनिट ये जो वेक्टर होता है ना, इसके अलोंग का वेक्टर, किसके अलोंग का वेक्टर, मीडियन के अलोंग का वेक्टर, वो इन दोनों की सम अपॉन 2 होता है। तो इस हिसाब से एएम बार क्या हुआ आपका, हाफ ए बी बार प्लस ए सी बार। भाई ए बी बार प्लस ए सी बार करने लगो तो ये बनेगा 8 आई कैप जे कैप की टर्म माइनस 2 जे कैप और के कैप की 8 के कैप, इस हिसाब से। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ ऑफ एएम निकालना है तो एएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। उसके पहले एक काम करते हैं अपन, इस 2 को अंदर भेज देते हैं, इस 2 को अंदर भेज देते हैं, तो ये बनेगा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो लेंथ ऑफ एएम ये क्या होगा, वेक्टर एएम बार का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 16 प्लस 1 प्लस 16, यानी ये बन गया आपका √33। तो ये आपका ऑप्शन डी बन गया। बस इतना ही करना है, खत्म है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ओके, हाँ, अब आगे देखो, आपको बोला है कि डी ई एफ मिड पॉइंट है साइड्स के। यहां पे मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ट्रायंगल ले रहा हूं, ऐसे कुछ आपके पास ट्रायंगल आ रहा है। ये देखो, ये जो ट्रायंगल है इसमें ए बी सी साइड्स लेंगे और डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का, डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का, ई आपका मिड पॉइंट है सीए का, ई आपका मिड पॉइंट है सीए का, और एफ आपका मिड पॉइंट है ए बी का, एफ आपका मिड पॉइंट है ए बी का, इस हिसाब से। ओके, और आपको निकालना क्या है, ए डी बार प्लस 2/3 बीई बार प्लस, ये तो ऐसे ये कॉन्करेंट होंगे, कॉन्करेंट होंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे। तो इस हिसाब से डी बार हुआ मिड पॉइंट फार्मूला से बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, ई बार हुआ ए बार प्लस सी बार अपॉन 2, एफ बार हुआ ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, इस हिसाब से, बराबर। अब आगे आपको
ए बी बार ए सी बार, ऐसे इस फॉर्मेट में आंसर देना है। ठीक है, देखते। अरे क्या हो रहा है ये? मिनट, जस्ट मिनट, और छोटा करते हैं। इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसे एकदम छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को दोबारा से करते। एक थोड़ा सा इशू हो गया, इस क्वेश्चन को दोबारा से करते क्योंकि थोड़ा बहुत ही लिखा था अपन ने। देख लो, हाँ सी, तो आपका ए बी सी ऐसा एक ट्रायंगल है और ये आपके मीडियन से ऐसे, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये आपके मीडियन से। ठीक है, इस तरीके से। तो डी बार होगा आपका बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, ई बार होगा ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 और आपका एफ बार होगा ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, इस हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो, आगे देखो, आगे देखो। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए डी बार प्लस 2/3 बी ई बार प्लस 1/3 सी एफ बार। और आपको जो आंसर लगाना है ऑप्शन में से किसी एक पे लगाना है। देखते क्या आता है, मुझे भी नहीं पता कि ए बी बार में आएगा या बी सी बार में आएगा या ए सी बार में आएगा, अभी कुछ भी नहीं पता। इसके लिए आगे देखते हैं। शायद ये विजिबल नहीं होगा तो बच्चों के लिए मैं लिखता हूं, ये ए सी बार है, यहां पे ये 2/3 है और ये 1/2 है। देखो, तो ये होगा आपका डी बार माइनस ए बार प्लस 2/3 ई बार माइनस बी बार प्लस 1/3 एफ बार माइनस सी बार, इस हिसाब से। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, डी बार को रख देता हूं। तो डी बार को रखेंगे तो बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 होगा प्लस 2/3 ई बार को रख देते, ई बार को रखेंगे तो ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 होगा प्लस 1/3 एफ बार को रखते हैं तो ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 होगा माइनस सी बार होगा, माइनस सी बार होगा। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस ए बार प्लस 2 कैंसल, ए बार प्लस सी बार अपॉन 3 होने जा रहा है प्लस 2 बी बार अपॉन 3 होने जा रहा है प्लस ए बार प्लस बी बार अपॉन 6 होने जा रहा है और माइनस 1/3 सी बार होने जा रहा है। अब अपन एक काम करेंगे, एलसीएम लेंगे अपन 6। एलसीएम अगर ये इसका 6 लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3b बार प्लस 3c बार माइनस 6a बार प्लस 2a बार प्लस 2c बार माइनस 4b बार प्लस a बार प्लस b बार माइनस 2c बार, इस हिसाब से।
तो देखो प्लस 2c बार माइनस 2c बार गया, फिर कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है क्या अभी? शायद नहीं। जो टर्म बची उसके लिए पहले बी बार का टर्म लिखो। बी बार, हाँ बी बार भी हट रहा है ना, बी बार भी हट रहा है। ये क्या है? 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1। अब बचे सी बार और ए बार, तो पहले सी बार की टर्म लिखो 3c बार, और ए बार क्या है? एक और ये दो, 3, 3 माइनस 3, ये ऐसे आ रहा है अपॉन 6 आ रहा है। तो इस हिसाब से ये ऐसे आएगा, और इस हिसाब से 1/2 AC बार होगा, 1/2 AC बार होगा, बराबर। हाँ, तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ये 1/2 AC बार है, अगर दिख नहीं रहा होगा ठीक से तो। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन है आपका, इसका यूज होने वाला है। आपके ट्रायंगल में यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट ए है, और ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और ये सी है। अगर ठीक से विजिबल ना हो तो ये लिखा है कि पी ए सी को 3:4 में कट करता है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और क्यू बी सी को 4:3 में कट करता है, और आपको बताना है कि यम ए क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पी बार इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3c बार इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से 4a बार अपॉन 7, बराबर। और क्यू बार को क्या लिखेंगे? 4c बार प्लस 3b बार अपॉन 7, इस हिसाब से। ओके, अब देखो जरा, यहां पे हमें यम के बारे में बात करनी है, तो यहां पे क्या होगा? 7p बार इक्वल टू 3c बार प्लस 4a बार। यहाँ पे 7q बार इक्वल टू 4c बार प्लस 3b बार। बस दोनों में कॉमन कौन है? देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन वेक्टर कौन सा है? c बार। बस उसको हटाओ, उसको हटाओ से मेरा मतलब है कि यहां से c बार की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, काम आपका बन जाएगा। देखो कैसे, 7q बार, ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है। 4 इंटू, यहां से c बार का वैल्यू कितना आएगा? यह आएगा 7p बार माइनस 4a बार अपॉन 3 प्लस 3b बार। तो 7q बार इक्वल टू 28/3 p बार माइनस 16/3 a बार प्लस 3b बार, ऐसे कुछ आ रहा है ना? ओके, तो फिर आप एक काम करो, बी और पी की टर्म एक तरफ, बी और पी की टर्म एक तरफ। अगर मैं ऐसे करता हूं, बी और पी की टर्म एक तरफ करता हूं, तो ये बनेगा 7q बार माइनस 3b बार। बी और पी की टर्म एक तरफ लानी पड़ेगी। बी और पी की टर्म तो एक तरफ है, और ए और क्यू की टर्म एक तरफ लानी पड़ेगी। तो ये बनेगा 7q बार प्लस 16/3 a बार इज इक्वल टू 28/3 p बार प्लस 3b बार। अब यहां अगर अपन देखें तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अपॉन वाला जो 3 है, 7p बार माइनस 4a बार, बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस उसको ठीक से अभी हटाना पड़ेगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलो झंझटी खत्म होगी। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, तो यहां पे 21q बार प्लस 16a बार, दोनों तरफ 21 प्लस 16 यानी कितना?
37 से डिवाइड, और यहां भी 37 से डिवाइड, यहां भी दोनों तरफ 37 से डिवाइड किया है। अब इसका कहना क्या है? इसका कहना यह है कि ए क्यू पे कोई एक पॉइंट है जो ए क्यू को पे कोई पॉइंट बैठा है जो ए क्यू को 21:16 में डिवाइड करता है, ऐसा कहना है। एक पॉइंट है, ये फॉर्मूला क्या बताता है आपको? विच डिवाइड्स ए क्यू इन द रेशो 21:16। और ये क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट है ऑन बीपी जो डिवाइड करता है विच डिवाइड्स इन द रेशो, जो डिवाइड करता है इन द रेशो, देखो ना बीपी को कौन से रेशो में डिवाइड हो रहा है? अगर मैं बीपी की बात करूं तो रेशो कौन सा निकल के आ रहा है? बीपी की बात करूं, यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जो 28:9 में कट करता है, इन द रेशो 28:9। भाई एक पॉइंट है इसके ऊपर जो इस रेशो में डिवाइड करता है, एक पॉइंट है इसके ऊपर एक रेशो में डिवाइड करता है। आप अगर देखोगे तो ए क्यू और बीपी पे कॉमन पॉइंट एक ही है और वो यम ही है। इसका मतलब हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि यम डिवाइड्स ए क्यू इन द रेशो 21:16। ये आपका आंसर होगा, और इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। यही तो पूछा था उसने कि यम डिवाइड्स ए क्यू इन द रेशो 21:16। राइट? हाँ, अब आगे देखो। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका मैं बोल देता हूं। सबसे पहले आप देख लो कि इन सारे वेक्टर्स का, ये सारे यूनिट वेक्टर्स है, और आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार दे रखा है कितना? 0 वेक्टर, और आपको ये फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। राइट? तो देखो आप क्या करो, ये दे रखा है ना, आपको ये फाइंड करना है, तो आप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो। आसान तरीका, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। क्योंकि इसी फॉर्मूला में यहां मैंने देखो बताया था, जब मैं डॉट प्रोडक्ट का रिवीजन ले रहा था, डॉट प्रोडक्ट का रिवीजन में जब ले रहा था, तो यहां पे आप देख सकते हो कि कहां गया डॉट प्रोडक्ट का रिवीजन। एक मिनट, हाँ यहां पे देखो, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला नंबर 8 दिखाता हूं, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी इसी फॉर्मूला में बनता है। तो यही तो यूज करना पड़ेगा हमें, यही तो यूज करना पड़ेगा, तो हम वही यूज करके उसे निकाल सकते। तो प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना है? 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा। और ये यूनिट वेक्टर दे रखे, प्लस 2 टाइम आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इस हिसाब से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी आपका होना चाहिए -3/2, आपका होना चाहिए -3/2, ऑप्शन बी। बराबर? देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व किया सवाल को। अब अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे दिया है कि ए बार बी बार सी बार अगेन यूनिट वेक्टर से, ए बार बी बार सी बार अगेन क्या है? यूनिट वेक्टर से। ठीक है? और आपको दे रखा है कि ये है, और
दे रखा है कि बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार है, मतलब बी बार डॉट सी बार क्या है आपका 0, और ए बार और बी बार के बीच का एंगल अल्फा है, ए बार और सी बार के बीच का एंगल बीटा है, तो आपको निकालना ये है, आपको निकालना ये है, ठीक है। तो अगेन आप इसका स्क्वायर करोगे, क्यों? क्योंकि भाई आप ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी कैलकुलेशन में तो आने चाहिए, उसके बिना उनके एंगल का मैं क्या करूं, फिर यही करना है ना। तो ये आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना 1 दिया है। हाँ, तो इन तीनों का सम कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना 1। अब यहां देख लो, यहां देख लो, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ये क्या होगा, 3 को इधर लेके आओ, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, अपॉन में 2 जाएगा तो -1 होगा, ये होगा आपका -1। ए डॉट बी का डेफिनेशन होता है मॉड ए बार मॉड बी बार एंगल बिटवीन देम। देखो ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना है अल्फा, प्लस बी डॉट सी तो 0 दे रखा है, यहां पे परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, और इसका क्या बनेगा मॉड ए बार मॉड सी बार कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए बार और सी बार के बीच का एंगल क्या है, बीटा है, इज इक्वल टू कितना -1, इज इक्वल टू -1। तो ये तो 1 1 है ना सारे, ये तो 1 1 है, प्लस -1 कॉस बीटा है इज इक्वल टू -1। तो इस हिसाब से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपना आ रहा है -1, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या आने जा रहा है -1। ये +1 है ना, ओके। आगे बढ़ते, देखो अब इस सवाल में मॉड ए बार 2 दे रखा है, मॉड बी बार 3, मॉड सी बार 5 और एंगल बिटवीन ए बार बी बार, बी बार सी बार, सी बार ए बार, सबके बीच का एंगल, हर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये अच्छी बात है। अगेन मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं, मॉड ए बार प्लस मॉड सी बार, मॉड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, तो ये बनेगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, बराबर। तो इस हिसाब से, अच्छा इसके बाद में स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, हाँ। तो ये कितना है 4, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 25 प्लस 2 इंटू ये होगा मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस 60, अब कॉस 60 1/2 होता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, हाँ, इंटू क्या हुआ 1/2, ये हो गया मॉड बी बार मॉड सी बार इंटू 1/2, ये हो गया मॉड ए बार मॉड सी बार इंटू 1/2, इस हिसाब से। तो ये आपका होगा 38 हो रहा है क्या बच्चों, 38 है ना, 38 प्लस 2 इन ब्रैकेट, ये हो रहा है आपका 6, ये 1/2 अपन 1/2 कॉमन लेके इसे कैंसिल ही कर देंगे इस 2 को, मतलब मेरा क्या कहना है कि आप इसमें से 1/2 तीनों में है ना, कॉमन निकाल के बाहर के 2 को कैंसिल कर दो तो बचता इतना है, तो ये कितना होगा 6 होगा प्लस 15 होगा प्लस 10 होगा, तो ये आपका बन रहा है 15, 25, 31, ये हो रहा है आपका 49, ये आपका हो रहा है 49। इसका मतलब मॉड ए बार प्लस मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार हो गया आपका 7,
एक मिनट, आंसर लाइन हो रहा है ना, 38 प्लस 69, सॉरी 69। तो इसलिए मॉड ए बार प्लस मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार आपका बनेगा रूट 69, रूट 69 ऑप्शन फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन आपने चल रहे डॉट प्रोडक्ट वाली कंसेप्ट पे, ये क्वेश्चन आपने चल रहे डॉट प्रोडक्ट वाली कंसेप्ट पे। अब ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगर सीईटी की लेवल की बात करें तो उस लेवल के हिसाब से तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा माना जाएगा। ये विजिबल नहीं है क्या प्रॉपरली? ठीक है, इसे लिखना भी अच्छा, शायद ये विजिबल नहीं है आपको प्रॉपरली, तो मैं लिख लेता हूं। अच्छा, यहां पे आपके लिए ऑप्शन लिख लेता हूं, बाकी ऊपर का तो विजिबल होगा, आई होप सो। ये देखो आपके लिए ऑप्शंस लिख लेता हूं। तो ऑप्शन ए आपका है यू बार इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ऐसे। और यम आपका है 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप पावर 1/2। ठीक है। ऑप्शन बी है आपका यू बार इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉड ए कैप माइनस बी कैप, और यम आपका है 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप की पावर 1/2। ऑप्शन सी है आपके लिए यू बार इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, और यम है आपके लिए 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप की पावर 1/2। ऑप्शन डी आपके पास है यू बार इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉड ए कैप माइनस बी कैप, और यम आपका है 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप की पावर 1/2, इसी सब से। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपके लिए लिख लिया, शायद ये ठीक से विजिबल नहीं हो इसलिए। तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। लेट टू नॉन कोलिनियर यूनिट ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल एक्यूट है, पॉइंट पी मूव सो दैट पी एट ओपी बार। हाँ, तो देखो बच्चों कि ओपी बार, क्वेश्चन ठीक से समझो। हाँ, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा जेई की फीलिंग आएगी। ओपी बार ये है, और जो P है वो ओरिजिन से सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे, फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब P ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आपको वही डिस्टेंस मैक्सिमम करना पड़ेगा पहले, और यम क्या है उस ओपी बार का लेंथ है, एंड यू बार क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी बार। तो पहले अपन क्या करेंगे, यू बार ही निकाल सकते हैं ना। तो यू बार आपका क्या है, यू बार है ओपी बार अपॉन मॉड ओपी बार, ओपी बार अपॉन मॉड ओपी बार। तो ए कॉस टी प्लस बी कैप है ना। हाँ, तो डायरेक्टली यम निकालेगा, पहले यम निकालेंगे तो हो जाएगा ना काम। एक काम करते, पहले यम निकालते। यम क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस ओपी का तब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ओरिजिन के। तो यम निकालेंगे पहले। यम क्या है, मॉड ए कैप कॉस टी प्लस मॉड बी कैप साइन टी, इसका मॉड। अब ये क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर तो 1 आएगा,
तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट मतलब ए कैप डॉट बी कैप तो 1 आएगा, तो साइन टी कॉस टी बना रहेगा, साइन टी कॉस टी। ये देखो इस हिसाब से, तो यम इक्वल टू क्या आने जा रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2t। और आपको पता है कि यम इज मैक्सिमम व्हेन, यम मैक्सिमम कब माना जाएगा, जब साइन 2t 1 होगा, जब साइन 2t क्या होगा 1। और यहां पे एक चीज अपन लिखना भूल गए, इस साइन 2t के साथ ए कैप डॉट बी कैप 1 नहीं ना, ए कैप डॉट बी कैप तो बना रहेगा साइन 2t, यानी t की वैल्यू कितनी π/4। सो देयरफॉर यम कितना आया आपका, अंडर रूट 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप, एंड यू बार क्या है आपका, ओपी बार अपॉन मॉड ओपी बार। तो यू बार आपका ओपी बार यानी कितना, ओपी बार यानी ये। अब आप एक काम कर सकते हो, यहां लिखते टाइम टी की वैल्यू रख के लिखो, टी की वैल्यू रख के लिखो, तो ये बनेगा ए कैप 1/√2। अब टी की वैल्यू क्यों रखनी है, अपन ने मैक्सिमम के लिए निकाली ना टी की वैल्यू, प्लस बी कैप 1/√2 होल डिवाइडेड बाय मॉड, इसका मॉड है ना, इसका क्या लेंगे अपन मॉड, तो इसका मॉड लेंगे तो यहां पे भी 1/√2 कॉमन आएगा और ए कैप प्लस बी कैप आएगा, तो ये 1/√2 बाहर आके इसको कैंसिल आउट करेगा। तो यू बार क्या बना, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ए कैप प्लस बी कैप, दैट्स इट। इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ये और ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ए बार दिया है, बी बार दिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ठीक है, इजी सवाल है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो कॉस थीटा, अब जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, ऊपर कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर उन दोनों का क्या लेते हो, डॉट, उन दोनों का आप लोगे डॉट, और नीचे क्या लोगे, उन दो वेक्टर्स का मॉड, उन दो वेक्टर्स का मॉड, मतलब इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा। तो इसके पहले अपन क्या करेंगे, उन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन 3a बार प्लस 5b बार को फाइंड करेंगे। तो 3a बार प्लस 5b बार यानी ये क्या होगा, ये होगा 3i कैप माइनस 3 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है ना, 6j कैप प्लस 9k कैप, प्लस इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10i कैप प्लस 15j कैप माइनस 3k कैप। तो इस हिसाब से ये वेक्टर क्या हुआ, 13i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप। इसके साथ साथ 5a बार प्लस 3b बार निकालो, तो फर्स्ट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई, 5i कैप, सॉरी क्या हो गया, हाँ 5i कैप माइनस 10j कैप प्लस 15k कैप प्लस 3b बार, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप, ओके, माइनस 3k कैप।
सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा ये 11 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 12 के कैप, ये 1 है और ये 2 है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो cos थीटा, जिन दोनों के बीच का एंगल निकालना है उनका डॉट अपॉन उनका मॉड ऐसे। तो cos थीटा इक्वल टू इन दोनों का डॉट अच्छे से लेना पड़ेगा। अभी 13 इंटू 11 कितना होता है 130 143 माइनस 9 और ये 72 अपॉन इसका मॉड इंटू इसका मॉड। अब इसका मॉड कितना आएगा 169 प्लस 81 प्लस 36 और इसका मॉड कितना 121 प्लस 1 प्लस 144 इस हिसाब से। तो कॉस 143 नीचे सिंप्लीफाई होके कितना आना चाहिए, देखो सिंप्लीफाई होके कितना आना चाहिए, ठीक है। तो 169 81 और ये 36 286, ठीक है। 286 किसी का स्क्वायर है क्या 143 प्लस 63 ये ऊपर 206 आ रहा है और इधर 286 आ रहा है, 286 आ रहा है। इसका देखते कितना आता है 121 प्लस 145 तो 266 आ रहा है। तो एक बार मुझे कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी ठीक से बनाई कि नहीं। 3a बार प्लस 5b बार, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, हाँ यहाँ गलती हो गई। यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये चेंज होके क्या बनेगा, अभी देखो ना ये 4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ओके। 5 और 15 5 और 6 11 और ये जे कैप वाली टर्म माइनस जे कैप, ये अब सही है। अब बदलेगा क्या, ये तो नहीं बदलेगा, ये 48 बनेगा। अब ये क्या बनेगा अब 48, इसकी जगह पे आएगा 48। यहां एक चेंज होगा, छोटा सा चेंज होगा यहाँ पे। जब आप पहले का मॉड निकाल रहे हो तो यहाँ पे 16 आएगा, दूसरे का जब निकालोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। तो 143 प्लस 39 आता है। अब आ रहा है ऊपर 182 अपॉन रूट ऑफ 286 इंटू 266, ओके। एक बार कैलकुलेशन हमने चेक तो की है, वेक्टर्स तो सही है, वेक्टर्स में भी कोई गलती नहीं है। एक बार कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं, वापस से देख लो। 13,266 है, 182
286 91 और ये 16, अभी ये 286 बदलेगा ना, ये 286 चेंज होगा अभी। एक एलिमेंट चेंज हुआ था, तो ये 266 और ये 182 अपॉन 266। अब ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते, 19 आने के लिए आपको 19 आने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो 19 के बराबर आएगा। तो ये बन गया आपका 13 अपॉन 19, कॉस थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 19, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अगर ठीक से विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे उसका गिवन डाटा ले रहा हूँ। बोला है कि मॉड ए बार, मॉड बी बार, मॉड सी बार तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है। मॉड ए बार प्लस मॉड बी बार ये दे रखा है 8, और आपको फाइंड करना है इसे आपको फाइंड करना है। देखो ऐसे आपका सवाल है। तो मैं आंसर की शुरुआत करता हूं यहां से। ये गिवन है, ये गिवन है, इसी से उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ ए और बी के एंगल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ ए और सी के एंगल की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो पता है, तो यहां से निकाल सकते हैं अपन एंगल्स, बराबर, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां अगर अपन इससे खोल दे तो 2a डॉट बी आएगा प्लस मॉड ए बार प्लस मॉड सी बार का स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी आएगा, इज इक्वल टू कितना 8। तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2a डॉट बी प्लस 2 प्लस 2a डॉट सी, सारा खेल 2 एंड 2 का है। तो 2 प्लस 2 4, उधर जाके क्या बने 4, और ये 2 कॉमन लेंगे तो a डॉट बी प्लस बी a डॉट सी। अच्छा, शायद a डॉट बी प्लस a डॉट सी से काम चल जाएगा ना अपना, ये अपना काम यहाँ पे जो इसे फाइंड करने के लिए बोला है उसमें भी तो a डॉट बी और a डॉट सी बनेंगे। देखते इसको एक बार, अभी इसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। तो ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस 9 मॉड बी स्क्वायर प्लस 6a डॉट बी प्लस इसका मॉड ए स्क्वायर प्लस 9 मॉड सी स्क्वायर प्लस 6a डॉट सी। तो यहां पे बनेगा 1 प्लस 9 प्लस 6a डॉट बी प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6a डॉट सी। हाँ, हो जाएगा काम। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 16 ब्रैकेट a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अच्छा, तो एंगल की जरूरत नहीं थी, बस ये मेरे पास वैल्यू पड़ा हुआ है, बस डायरेक्टली यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 20 प्लस 12 आपका आंसर आएगा 32, नो डाउट 32 आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो कहाँ पे आए थे अपन, ये प्रोजेक्शन ऑफ, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला अलग है। तो हम जो आए थे वो ये चल रहा था, ठीक है। हाँ, अब देख लो कि यहाँ पे बोला है कि ए बार और बी बार के बीच में ऑब्टूज एंगल है एंड यक्स आपका पॉजिटिव है। याद रखो कि आपके जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्टूज होता है तो उनका डॉट नेगेटिव होता है। मैंने जब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में बता रहा था तब मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो ए डॉट बी क्या आता है बाय द वे,
ए डॉट बी आता है सी लॉग एक्स बेस 7 का स्क्वायर प्लस 6c लॉग एक्स बेस 7, ओके, माइनस 12। तो एक काम करते, थोड़ी देर के लिए हम लॉग एक्स बेस 7 को t ले लेते, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब बार बार वो लॉग एक्स बेस 7 क्यों लिखे। तो ये सी टी स्क्वायर प्लस 6ct माइनस 12 लेस देन 0। अब यहां पे देखो कि आपको इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का ये पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव होगी ऑलवेज, क्योंकि क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी मतलब उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी। और इसमें क्या होता है कि ऐसा जब ग्राफ आता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है और आपका डी भी निगेटिव होता है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर लेस देन 0 में क्वाड्रेटिक आता है, मतलब क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है एंड आपका डी भी नेगेटिव होता है। तो आपको सी का ही इंटरवल चाहिए ना, तो डी आपका नेगेटिव होता है। सी क्या है बाय द वे, 36c स्क्वायर प्लस 48c। तो इसे अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3c स्क्वायर प्लस 4c, तो यहां से c कॉमन लेंगे तो 3c प्लस 4 आएगा। ऑलरेडी आपका c निगेटिव है तो इसे निगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि 3c प्लस 4 निगेटिव हो गया, c लेस देन माइनस 4/3 हो गया, c लेस देन माइनस 4/3। आपका ऐसे रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसको, ये ऑलरेडी निगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसलिए C बोल रहा है कि मैं माइनस 4/3 से बड़ा हूं, लेकिन ये बोल रहा है भाई 0 से छोटा रख। माइनस 4/3 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आपका आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है -4/3, 0, इस हिसाब से। ठीक है, आगे विजिबल है ऑप्शन बी। अगर विजिबल नहीं है तो आपके लिए लिखता हूं, ये 3√10 है और ऑप्शन डी जो है वो 5√10 है, 5√10 है। बाकी तो ये मॉड सी बार आपका 4 है, मॉड सी बार आपका 4 है, यहां पे लिखा है मॉड सी बार 4। ठीक है, अब देख लो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी प्लस सी, यानी ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन इज ट्वाइस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार, बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार, मतलब ये होगा। यहां से एक तो बात है कि ये और ये कैंसिल कर सकते, तो आपको प्रॉपर्टी में ऐसे मिलता हुआ दिख रहा है कि मॉड ए बार इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड बी बार प्लस सी बार। ठीक है, एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार, इसको स्क्वेयरिंग करिए, इसको स्क्वेयरिंग करिए। फाइंड क्या करना है, इसी का मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो इन दोनों के मॉडुलस पता है, इन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो वो मिल ही जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर। तो 4 इन ब्रैकेट मॉड बी बार का स्क्वायर मॉड सी बार का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी, 4 इन ब्रैकेट मॉड बी बार का स्क्वायर यानी 8 मॉड सी बार का स्क्वायर यानी 16
प्लस 2b.c यानी मॉड b बार मॉड c बार कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो 4 इन ब्रैकेट ये 24 हुआ प्लस 2 इन ब्रैकेट ये 2√2 हुआ और ये आपका 4 हुआ और ये 1/√2 हुआ बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि cos π/4 1/√2 होता है। तो 4 इन ब्रैकेट 24 प्लस ये 4 4 द 16। अच्छा, ये मॉड ए का स्क्वायर निकलने जा रहा, 4 इंटू ये 160, 16 10 मतलब 4√10, ऐसे आपका आंसर आएगा 4√10 ऑप्शन सी, 4√10 ऑप्शन सी। हो गया। इसमें क्रॉस है। तो आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है बच्चों, आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। फिर मैं रिवाइज भी करूंगा कि आज अपन ने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या देखा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम है ABCD पैरेललोग्राम है। AB बार अलोंग वेक्टर दे रखा है, AD बार के अलोंग वेक्टर दे रखा है और साइड AD जो है, साइड AD, अच्छा ये मैं ये D लिखता हूं, ये √17 अपॉन कितना 16 है, शायद वो अगर विजिबल ना हो तो। आगे पढ़ते। AD is rotated by acute angle alpha in the plane parallelogram so that AD becomes AD dash। देखो AD को रोटेट किया जा रहा है, तो AD रोटेट होके ऐसे कुछ बना AD डैश, सो दैट AD और AB के बीच का ये 90 डिग्री है, प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, सो दैट AD बिकम्स AD डैश है यहाँ पे, सो दैट AD बिकम AD डैश। AD डैश मेक्स राइट एंगल विद द साइड AB। AD डैश AB के साथ राइट एंगल बनाती है, ऐसे बोला है, तो आपको cos अल्फा निकालना है। और अल्फा किसके बीच का एंगल है? हाँ, AD जब रोटेट हो रहा है ना, तो अल्फा उनके बीच का एंगल है, तो ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है। तो अपने काम करते, ये एंगल थीटा मान लेते, ये एंगल को मान लेते कि थीटा है, ठीक है, इस एंगल को मान लेते कि थीटा है। तो थीटा प्लस अल्फा, पहले थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का डॉट, तो -2 प्लस 20 प्लस 22 होल डिवाइडेड बाय इसका मॉड 121 प्लस 100 प्लस 4, तो ये 5 और 1 5 2 1 √125 कुछ आ रहा है, इंटू इसका मॉड, इसका मॉड कितने 3 है, तो √9। ध्यान से देखना, 121 नहीं, कुछ तो गलत आ रहा है, 121 प्लस 100 प्लस 4 ना, यहाँ पे 5 2 2 225 आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक अच्छी बात है कि सभी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 20 माइनस 2 18, 18 और 22 कितने 40, 40 अपॉन 15 इंटू 3, ठीक है, एट बाय 9, हाँ ये 40 बाय 45 होगा ना, तो 5 से किया मैंने छोटा उसे, ठीक है। हाँ ओके,
ओके, ठीक है। अब देखो, अब आप यहां पे देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अल्फा प्लस थीटा ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, दिख भी रहे हो। आपको कॉस अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो आप कॉस अल्फा लगाएंगे तो राइट में साइन थीटा होएगा। आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू है, तो कॉस थीटा से साइन थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो ये थीटा होगा, तो कॉस थीटा होता है ये, तो 81 माइनस 64 ना, √17, तो कॉस अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका आंसर होगा √17/9, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये जो लेक्चर है आज के लिए खत्म होता है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, तो आज हमने ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल पैरेललोग्राम, इनके लॉ ऑफ एडिशन है ना। नंबर 2 हमने सेक्शन फॉर्मूला कवर किया, सेक्शन फॉर्मूला कवर किया। नंबर 3 हमने डॉट प्रोडक्ट कवर किया। अब बचता क्या है, बचते 3 कंसेप्ट है वेक्टर के। पहला वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड तीसरा वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन कोसाइंस के, उसके। तो ये 3 पार्ट कल के लेक्चर में कवर होंगे। ये 3 पार्ट मैंने आज के लेक्चर में कवर किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे इस सेशन को रेगुलरली देख रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका फायदा होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।